नमस्कार साथियों। 2026 में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम आज गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 2026 में मिल रहे हैं और इस 2026 की एक नई सुबह में आप सभी को एक नई ऊर्जा प्रदान करने वाली इस गौरव ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं खूब खूब बधाइयां। आने वाला वर्ष आप सभी के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ सफलता लेकर आए, ऐसी शुभकामनाएं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको देता हूं। और जरूर ही 2026 आपके लिए वाकई में एक सकारात्मकता लेकर, एक सफलता लेकर जो है यह वर्ष है आपके लिए, आपके जीवन को जो है बिल्कुल प्रकाशमान बनाए, ऐसा हम आभास इस वर्ष को लेकर आपके लिए करते हैं। तो लीजिए मित्रों, आज जो है हम एक नए बिंदु के साथ, हालांकि इसका एक पार्ट वन तो हम देख सकते हैं, लेकिन पार्ट टू के इस नए बिंदु के साथ जो है इस कक्षा का आगाज करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाक्य शुद्धि। तो वाक्य शुद्धि को लेकर हम बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको प्रथम कक्षा में जो वाक्य शुद्धि को लेकर था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पद प्रयोग स्तर पर और वाक्य स्तर पर दो प्रकार की वाक्य अशुद्धियां हो सकती हैं। और पद प्रयोग स्तर पर मैंने आपको बताया कि वाक्यगत अशुद्धियां, कारक चिन्हों को लेकर, अविकारी शब्दों को लेकर, किस किस प्रकार से कौन कौन से वाक्यों में किस किस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, अशुद्धियां हो सकती हैं, उनको किस प्रकार के शुद्ध करना है। तो तमाम उदाहरणों के माध्यम से हमने उनको देखा, परखा और वाकई में अभ्यास करने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम उन वाक्यों को शुद्ध कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो प्रथम कक्षा है वाक्य शुद्धि की, वो बिल्कुल ही अच्छे से समझ आ रही होगी। तो लीजिए मित्रों, उसी के क्रम में आज एक नवीन कक्षा अर्थात वाक्य शुद्धि पार्ट टू को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, जिसमें वाक्य स्तर पर जो अशुद्धियां हो सकती है, इसमें पहली मैंने बात की थी आपको अन्विति को लेकर। अन्विति को लेकर मतलब कि जिन वाक्यों में, विचारों में, शब्दों में जो कहीं ना कहीं जो है एक व्यवस्थित क्रम के साथ सार्थक अर्थ, एक सार्थकता, एक क्रमबद्धता न रहे, वो अन्विति अपने आप में कहलाता है। और उससे संबंधित हमने तमाम उदाहरणों के माध्यम से उसको पुष्ट करने का प्रयास भी किया। उसके बाद हम आज कुछ और ऐसी अशुद्धियों को लेकर आए हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर बहुत ही विशेष साबित होने वाली है। तो लीजिए, आज की इस कक्षा में आगाज करते हैं इस कक्षा का, और कुछ विशेष कक्षाओं के माध्यम से हम बात करेंगे कि इस स्लाइड्स के माध्यम से बात करेंगे कि कौन कौन सी अशुद्धियां जो किस किस प्रकार से रह सकती हैं। तो लीजिए, सर्वप्रथम मैंने आपको बात की थी अन्विति की, अन्विति को लेकर बात की थी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो है अन्विति को लेकर समस्याएं हो सकती हैं, अशुद्धियां हो सकती हैं, उनको किस प्रकार शुद्ध करना है। तो तमाम उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा। आज उसी क्रम में सेकंड है कर्ता, क्रम और क्रिया के अन्वय की अशुद्धियां। अब देखो, यहां पर एक शब्द है अन्वय और एक है अन्विति। इसको मैं यहां पर क्लियर कर दूं, ध्यान रखें कि एक तो शब्द होता है अन्वय। क्या होता है? अन्वय। अन्वय का मीन्स है, ताकि ये शब्द जो है आपके जहन में सही रहे, एक शब्द है अन्वय। अन्वय में यह कि शब्दों का तार्किक या व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित क्रम, या कह सकते हैं कि वाक्यों में शब्दों का सही मेल, जिसे हम कह सकते हैं अन्वय। ठीक है। उसके बाद एक और शब्द है यहां पर, वो है अन्विति। वो है अन्विति। अन्विति एक शब्द होता है जिसमें यह रहता है, इसका शाब्दिक अर्थ यह रहेगा कि किस प्रकार से जो है जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में वाक्य, विचार
या शब्दों में आपसी तालमेल या सार्थक, या कह सकते हैं कि सार्थक संबंध हो, सार्थक संबंध हो या सार्थक संबंध हो, अन्विति कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्विति कहलाता है। अन्विति कहलाता है। मीन्स ये है कि जो भी आपका वाक्य है, उस वाक्य में जो विचार है, जो शब्द है, या कह सकते हैं कि वो वाक्य विचार या शब्दों में जो आपसी तालमेल या संबंध, एक सार्थकता के साथ एक संबंध स्थापित होता है, उसे हम अन्विति कह सकते हैं। अब जैसे कि एक सेंटेंस मैं यहां पर लिखना चाहूंगा और उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि वाकई में अन्विति है क्या। हालांकि सिंपल ये चीजें, मतलब कि जो शब्द है, जो वाक्य में जिन जिन प्रकार के शब्दों का आपने प्रयोग किया है, जो आप विचार संप्रेषित करना चाहता है, उनके बीच में जो तालमेल है वो व्यवस्थित क्रम में है या नहीं है। एक कह सकते हैं कि उसमें किसी प्रकार के शब्द में साथ में बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से जो आप बताना चाह रहे हैं वो व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित है या नहीं है। जैसे कि एक वाक्य है यहां पर, राम विद्यालय गया। अब यहां पर देखिए ये कितना सही सा वाक्य है। एक एक शब्द यहां पर, एक एक शब्द जो है बिल्कुल सही से क्रमबद्ध तरीके से है, और यहां से हम जो भी संप्रेषित करना चाहते हैं, हम जो वाक्य का अर्थ जो है हम तक पहुंचना चाहिए, वो बेहतरीन तरीके से पहुंच रहा है। लेकिन यदि इसी वाक्य को मैं कहूं कि राम विद्यालय हरा गया, अब ये शब्द न जाने कहां से आया, इसका कोई तालमेल ही नहीं है, तो ये तो यहां पर राइट हो जाएगा, यहां पर रॉन्ग। इसकी अन्विति जो है वो सही नहीं है। यहां पर अन्विति सही नहीं। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को समझ सकते हैं कि अन्वय क्या होता है और अन्विति क्या होता है। तो शब्दों का जो तार्किक या व्यवस्थित क्रम होगा उसे हम क्या कहेंगे? अन्वय कहेंगे, या वाक्य के शब्दों का सही मेल हो। ठीक है। फिर है अन्विति, जब किसी वाक्य विचार या शब्दों में आपसी तालमेल या सार्थक संबंध हो, अन्विति कहलाता है। एक एग्जाम्पल के हिसाब से भी मैंने आपको यहां पर सुस्पष्ट कर दिया है कि वाकई में अन्विति और अन्वय क्या है। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है मित्रों कि यहां पर आप अन्वय और अन्विति के इस कंसेप्ट को, इस संकल्पना को बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। तो लीजिए आज की इस कक्षा का आरंभ करते हैं हम। अब देखिए आज का अपना जो पहला बिंदु है वो है कर्ता, क्रम और क्रिया के अन्वय की अशुद्धियां। अन्वय शब्दों की जो तार्किक, जो व्यवस्थित जो संबंध होता है या क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसे हम अन्वय कहते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं। ठीक है। कर्ता, क्रम और क्रिया के अन्वय की अशुद्धियां। अब अन्वय, कर्ता, क्रम और क्रिया से संबंधित कुछ अशुद्धियां जो है वाक्यगत रहती है, वो अशुद्धियों को किस प्रकार से ठीक करके वाक्य का शुद्ध निर्माण करना है, वो किस किस प्रकार की हो सकती है, तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करते हैं। कर्ता एवं कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग न होने पर प्राय ऐसी अशुद्धियां होती है। कर्ता क्रम के अनुसार क्रिया, मतलब कर्ता और क्रम के अनुसार यदि क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं हम, तो क्या होगा? वहां पर वाक्य अशुद्ध हो सकता है। जैसे कि देखिए अशुद्ध वाक्य कुछ एग्जांपल है आपके सामने। आप कब आओगे, आप कब आओगे, इसको हम शुद्ध वाक्य में इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको सही हमें इस प्रकार से करना होगा, आप कब आएंगे, आप कब आएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। फिर है हम भोजन कर लिए हैं। अब क्या ये सही है? हम भोजन कर लिए हैं, बिल्कुल अशुद्ध है ये। हमने भोजन कर लिया है, क्या लिखेंगे? हमने भोजन कर लिया है। अब यहां पर देखें, प्रश्न किसी भी एंगल से आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है।
ऐसा भी हो सकता है कि इस वाक्य को शुद्ध करना है, तब तो तरीका ये है। अब यहां पर कौन सी समस्या है, कौन सी अशुद्धि है, तो वो भी आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे कर्ता क्रम या अन्वय से संबंधित समस्या है। तो ऐसा भी आपको प्रश्न इस हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक एंगल से यहां पर आपको तैयार रहना है। यहां पर हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं उसमें दोनों ही दृष्टिकोण से जो है ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, सोहन मोहन एवं शीला खेल रही है। अब देखिए किस प्रकार की ये क्रियागत कर्ता और क्रम के अनुसार क्रिया नहीं होने की वजह से ये वाक्य अशुद्ध है, और इसको सही कैसे करेंगे हम। देखिए सोहन मोहन एवं शीला खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। इस प्रकार से इसको हम सही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, मुझे आपसे बहुत बातें सीखना है। अब यहां पर देखिए कर्म के अनुसार यहां पर भी क्रिया नहीं हो रही है तो अशुद्धि है, यहां पर अन्वयसा ही नहीं हो रहा, अर्थात कहेंगे कि मुझे आपसे बहुत बातें, मुझे आपसे बहुत बातें सीखनी है। इस तरीके से जो है हम सही कर पाएंगे इस सेंटेंस को। मुझे आपसे बहुत बातें सीखनी है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। इन सेंटेंस में कर्ता क्रम और क्रिया के अन्वय की अशुद्धियां, मतलब कि ये तीनों जो है अन्वय है, मतलब कि शब्दों का तार्किक जो अपन कह सकते हैं कि व्यवस्थित क्रम नहीं है, तार्किक या व्यवस्थित क्रम नहीं है, शुद्ध है। इस प्रकार से इनको सही करना है, ठीक है ना। इस प्रकार के एग्जाम्पल से आप इस अशुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों। उम्मीद है आपको यहां पर ये जो दूसरा जो वाक्य स्तर पर जो अशुद्धियां होती हैं, ये दूसरे प्रकार को आप ढंग से समझ पाएंगे। अब आती है शब्दार्थ संबंधी अशुद्धियां। अब देखिए शब्दार्थ, शब्द के अर्थ संबंधी अशुद्धियां। कई बार क्या होता है कि आप शब्द के अर्थ को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, और जहां पर जो शब्द प्रयोग करना चाहिए वहां पर वो शब्द का प्रयोग नहीं हो पाता है, या अनुपयुक्त शब्द प्रयोग हो जाता है जहां पर उस शब्द की उपयोगिता ही नहीं है। तो ऐसी जगह पर भी जो है कहीं ना कहीं अशुद्धि उपस्थित हो जाती है। उसे किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं, पहले इसके पहचान को बढ़ते हैं। वाक्य में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग भी बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कुछ मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी होते हैं या समान शब्द होते हैं, हम जिस शब्द का प्रयोग हमें सही जगह पर करना चाहिए वहां पर न करते हुए किसी दूसरे शब्द का, समान अर्थ देने वाले शब्द का, जबकि उसमें फेर होता है, उन दोनों का वास्तविक उपयोग क्या होता है। मैंने आपको बताया, हम जब विलोम शब्द पढ़ रहे थे हमने बात की थी कि हर शब्द के लिए एक विशेष शब्द प्रचलित है, हर परिस्थिति के लिए एक विशेष शब्द प्रचलित रहता है, और समान अर्थ देने वाले कुछ शब्द भी इस प्रकार के होते हैं जहां पर उनकी उपयोगिता नहीं होती है और अनुपयुक्त शब्द हम प्रयोग कर लेते हैं, तो वहां पर भी अशुद्धि हो जाती है। इस प्रकार से यहां पर भी देख रहे हैं हम, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। यही नहीं, कई बार शब्द विशेष को सही अर्थ का ज्ञान न होने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। क्या होता है कि शब्द का सही अर्थ ज्ञान नहीं होता है हमें कि वाकई में शब्द का सही अर्थ क्या, और वहां पर हम उसका शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो इस प्रकार की अशुद्धियां भी कई बार अच्छे अच्छे विशेषज्ञों से भी देखी जा सकती है, ठीक है ना। देखो इस प्रकार के सेंटेंस है, हम देख सकते हैं इनको किस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपके समक्ष ऐसी त्रुटियां जो है वो उपस्थित हो सकती है। संभवतः आज वह जयपुर अवश्य जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करेंगे संभवतः, ये करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। वह आज जयपुर, वह आज जयपुर अवश्य जाएगा। इस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, राम से जानबूझकर गिलास टूट गया। अब जानबूझ का मतलब यह है, जबकि इस पर
यहां जो जिस शब्द का प्रयोग होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और इस शब्द का अर्थ एक अनजाने, अनजाना और जानबूझ दोनों समान से शब्द लग रहे हैं, और जिस शब्द का जहां पे प्रयोग होना चाहिए वहां न होकर किसी दूसरे शब्द का प्रयोग हो गया और अर्थ का अनर्थ हो गया। तो यहां कहेंगे हम कि राम से अनजाने में, राम से अनजाने में गिलास टूट गया, गिलास टूट गया। राम से अनजाने में गिलास टूट गया, इस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। फिर है आपके गीत सुनकर मुझे आनंद का आभास हुआ। अब इसको वजह ठीक करेंगे, देखिए आभास जो है यहां पर आपके गीत सुनकर आपके गीत सुनकर मुझे आनंद का अनुभव हुआ, आनंद का अनुभव हुआ। इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको, आपके गीत सुनकर मुझे आनंद का अनुभव हुआ, आभास हुआ, यहां पर शब्द जो है वो सही नहीं है। फिर है तुम्हारी सौंदर्यता पर वे मोहित हो गए। अब ये मैंने बताया था आपको, आप पता हो तो शुद्ध वर्तनी में हमने बात की थी सौंदर्यता शब्द को, कि सौंदर्य अपने आप में इसका पर ता लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर तुम्हारी, तुम्हारे सौंदर्य पर, तुम्हारे सौंदर्य पर वे मोहित हो गए, वे मोहित हो गए। इस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि शब्दार्थ संबंधी अशुद्धियां, कई बार अनुपिक शब्द का प्रयोग हो जाता है, जबकि उस शब्द की उपयोगिता वहां पर सिद्ध नहीं हो सकती, गलत मानी जा सकती है, त्रुटि में मानी जा सकती है, और इस प्रकार से अशुद्धि वहां पर उपस्थित हो जाती है। किस प्रकार से ठीक करना है हमने इसे देख लिया, देख लीजिए इसे। उम्मीद है मित्रों की इसको आप ढंग से समझ पाए होंगे। लीजिए आगे चलते हैं। दो टाइप्स यहाँ पर वाक्य स्तर पर, एक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में, सेकेंड में आपने आज हमने दो टाइप्स देखे हैं जिस प्रकार की वाक्य अशुद्धियां मिल सकती है। नेक्स्ट है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का मीन्स होता है बार बार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है, ठीक है ना, जैसे कि घर घर, तो ये था एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होना, उसे हम कहेंगे पुनरुक्ति, बार बार आवृत्ति, ठीक है। तो एक ही भाव को भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा एक से अधिक बार कहने से वाक्य अशुद्धियां आ जाती है। जैसे अब देखो यहां पर ये एग्जांपल है, एक ही भाव हो और उसको भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा एक से अधिक बार कहना, यहां पर पुनरुक्ति दोष जो है वो आ जाता है और पुनरुक्ति शब्द अशुद्धियां हो जाती है। किस प्रकार से हो सकती है देख लें, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कहते हैं। देखो अशुद्ध वाक्य, यहां पर ये अशुद्ध वाक्य है, मैं कुशल पूर्वक हूं। अब सेंटेंस क्या है यहां पर, मैं कुशल पूर्वक हूं। अब यहां पर जो है सकुशल कहने की आवश्यकता ही नहीं है, यहां पर सीधा हम करेंगे इसको सही किस प्रकार से, कि मैं कुशल पूर्वक हूं, मैं कुशल पूर्वक हूं। इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, मैं कुशल पूर्वक हूं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कृपया बैठ जाने की कृपा करें। तो यहां पर क्या होगा, कृपया बैठ जाए, सीधा सा, बार बार एक ही चीज को कृपया करने की, कृपा करें, ऐसा कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है, कृपया बैठ जाए। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। फिर यह छूट केवल विद्यार्थी मात्र के लिए है। अब केवल और मात्र एक ही भाव को अलग अलग शब्दों के द्वारा बार बार कहा जा रहा है, अर्थात यहां पर अशुद्धि
बिल्कुल उपस्थित है। ठीक है, इस प्रकार से इसको सही करेंगे कि यह छूट केवल विद्यार्थी के लिए है, केवल विद्यार्थी के लिए है, केवल विद्यार्थी के लिए है, यह छूट केवल विद्यार्थी के लिए है। इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। फिर दिल्ली में कहीं दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। अब दर्शनीय और देखने योग्य दोनों ही एक ही है, दर्शन करना वही देखना, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो इसको सही करेंगे हम इस प्रकार से कि दिल्ली में कई स्थल देखने योग्य है, कई स्थल देखने योग्य है। इस तरीके से हम इसको यहां पर सही कर सकते हैं। तो ये पुनरुक्ति दोष है, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां जो इस प्रकार से आपके समक्ष हो सकती है कि एक ही भाव के शब्द अलग अलग शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, और एक ही वाक्य में जब ये एक से अधिक बार आए तो वहां पर अशुद्धि 100% मानी जाएगी। किस प्रकार से इसको शुद्ध करना है, जैसा कि हमने इन उदाहरणों के माध्यम से देखा। देख लेते हैं, आगे चलते हैं। उम्मीद है मित्रों कि आप इसे ढंग से देख पाए होंगे और आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे यहाँ पर किस किस प्रकार के दोष जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। दोनों ही एंगल से ध्यान रखना है। पुनरुक्ति दोष कहाँ है, अगर आपको कुछ इस प्रकार के ऑप्शन भी दिए जाए कि इनमें पुनरुक्ति दोष किस सेंटेंस में है, ठीक है ना, किस वाक्य में, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है। और यदि अशुद्ध को शुद्ध बनाना है तो उसका सेंटेंस भी किस प्रकार से वाक्य शुद्ध हो सकता है, वो भी ऑप्शन में आपको भली भांति ढूंढने का अभ्यास जो है इस कक्षा के माध्यम से करना है। नेक्स्ट है, अब आता है आपके समक्ष, एक स्लाइड दो बार है, फिर है आपके समक्ष संज्ञा का प्रयोग। अब संज्ञा के प्रयोग से संबंधित जो है हम देखेंगे कौन कौन सी अशुद्धियां यहां पर हो सकती है। तो देखिए, संज्ञा का प्रयोग होता है और संज्ञा के प्रयोग के कारण भी जो है कहीं ना कहीं अशुद्धियां आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकती है। देखिए, पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करें, और व्यवस्था और प्रबंध दोनों ही एक ही चीजें हैं, अर्थात यहां पर शुद्ध वाक्य, तो देखिए पुस्तक छापने की व्यवस्था करें। फिर है, आप अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर अटल रहे, प्रतिज्ञा के शब्दों पर अटल रहे, अर्थात प्रतिज्ञा में ही शब्द है और शब्दों में ही प्रतिज्ञा है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि हो सकती है। और यहां पर हम लिखेंगे, आप अपनी प्रतिज्ञा पर, आप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे, बस इसी से ये वाक्य जो है वो शुद्ध हो जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, राधा जल से पौधों को सींचती है थी। अब ये सींचना अपने आप में शब्द जो होता है, जब सींचते हैं तो वहां पर जल जो है अम, बिल्कुल ही साथ ही रहेगा, इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, राधा पौधों को सींचती थी।
इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है पिताजी का शरीर गदगद हो गया। पिताजी का शरीर गदगद हो गया। अब पिताजी का शरीर गदगद होना या पिताजी गदगद हो गए, पिताजी गदगद हो गए, पिताजी गदगद हो गए। बड़ी ही सावधानी से इन शब्दों को करना है। फिर है गुलामी की दास्ता किसे पसंद होगी। अब गुलामी भी है और दास्ता भी है, दोनों एक ही बात है। तो गुलामी किसे पसंद होगी, सीधी सी बात क्या लिखना है यहां पर, गुलामी किसे पसंद होगी, गुलामी किसे पसंद होगी। फिर है पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह, ये बिल्कुल ही संज्ञा शब्द गलत है, और यहां पर होगा पतिव्रता नारी को, पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा, छूने का साहस कौन करेगा। इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। फिर रोगी के पसीने की संख्या, पसीने की संख्या नहीं बढ़ती है, ठीक है ना, तो लिखेंगे यहां पर रोगी के पसीने की मात्रा बढ़ती गई। रोगी के पसीने की मात्रा बढ़ती गई, इसको देख लिया हमने। फिर एक कृषि हमारी व्यवस्था की रीढ़ है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये रीढ़ शब्द यहां पर उपयुक्त नहीं है, और हम लिखेंगे कृषि हमारी व्यवस्था का व्यवस्था का आधार है। क्या है, आधार। इस प्रकार से इसको हम सही कर सकते हैं। पुस्तक छापने की व्यवस्था करें। आप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। राधा पौधों को सींचती थी। पिताजी गदगद हो गए। गुलामी किसे पसंद होगी। पतिव्रता नारी को छूने का साहस कौन करेगा। रोगी के पसीनों की मात्रा बढ़ती गई। कृषि हमारी व्यवस्था का आधार है। तो ये जो कुछ शब्द है यहाँ पर, संज्ञा शब्दों संबंधी अशुद्धियां भी आपके समक्ष हो सकती हैं। उसके उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि किस प्रकार से आप इसको सही कर सकते हैं। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विशेषण का प्रयोग। विशेषण के प्रयोग से संबंधित लीजिए, विशेषण के प्रयोग से संबंधित कुछ विशेष, यहां पर ये अशुद्ध वाक्य हैं, ध्यान रखें, यहां पर ये अशुद्ध वाक्य हैं, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य इस साइड आएंगे। शुद्ध वाक्य,
मुझे भारी प्यास लगी है, मुझे भारी प्यास लगी है, इसको हम शुद्ध कहेंगे मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है। विशेषण संबंधी अशुद्धियां, मुझे बहुत प्यास लगी है। इसको आप इस तरीके से सही कर सकते हैं। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घोर संबंध में होकर लिखेंगे हम जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। फिर है वह आरोग्य हो गया, वह आरोग्य हो गया, हम लिखेंगे यहां पर वह निरोग हो गया, वह निरोग हो गया, स्वस्थ हो गया, कहने का मतलब उसमें कोई रोग नहीं रहा। इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। फिर है वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। अब ये भारी भरकम तो कोई वस्तु को लेकर कहे तो अच्छा है, लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि वहां सीधी सी बात है बहुत भीड़ थी, वहां बहुत भीड़ जमा थी। इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। फिर है यह एक गहरी समस्या है, इस तरीके से ना लिखकर इसको हम लिखेंगे कि यह एक गंभीर समस्या है, यह एक गंभीर समस्या है। वह अपना भावी जीवन यहीं बिताएंगे। अब देखिए भावी जीवन, भावी उम्मीदवार हो तो बात अलग है, लेकिन यहां पर भावी जीवन नहीं बिताएंगे ये सही नहीं है, शब्द विशेषता ये सही नहीं बता दी जा रही यहां पर। यह होगा वह अपना शेष जीवन, वह अपना शेष जीवन यहीं बिताएंगे, वह अपना शेष जीवन यहीं बिताएंगे। इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। फिर तुम सबसे सुंदरतम हो। अब तम सुंदर सबसे भी आ गया और वापस सुंदरतम, इसकी भी तो इस तरीके से हम देखो कि ये शब्द विशेषता जो है सही नहीं बताई जा रही, और इसे हम कहेंगे तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे सुंदर हो। इस तरीके से हम यहां पर इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं, इस वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। किसी और दूसरे लड़के को भेज दो। अब और दूसरा, दो शब्द अलग अलग, एक ही शब्द दो दो बार आ रहा है और दोनों का अर्थ ही अलग है। विशेषता के तौर पर दो विशेषताएं अलग तरीके से बताया, तो इसको इस तरह से करेंगे हम किसी और लड़के को भेज दो, किसी और लड़के को भेज दो। इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। पुरुषों ने अपना साहस न छोड़ा। अब पुरुषों ने अपना साहस न छोड़ा, ये विशेषता यहां पर कुछ अशुद्ध प्रतीत हो रही है, अर्थात हम लिखेंगे पुरुषों ने साहस न छोड़ा, पुरुषों ने साहस न छोड़ा। इस तरीके से हम इसको विशेषण संबंधी अशुद्धियों को शुद्धता में जो है तब्दील कर सकते हैं। और देख ले मित्रों, ये विशेषण संबंधी अशुद्धियां थी जिनको हमने तमाम उदाहरणों के माध्यम से देखने का प्रयास किया। इस प्रकार की जो अशुद्ध वाक्य हैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं, किस प्रकार से ठीक करें, इसी उदाहरणों में से कहीं ना कहीं आपके समक्ष इस बिंदु से प्रश्न पूछे जाएंगे। देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं।
उम्मीद है मित्रों यहाँ पर आप ढंग से समझ पाए होंगे विशेषण संबंधी अशुद्धियों को। आगे चलते हैं। और भी विशेषण संबंधी अशुद्धियां, यह सबसे उत्तम है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, यह उत्तम है, यह उत्तम है। प्राय सभी लोग ऐसा मानते हैं, प्राय सभी लोग ऐसा मानते हैं। तो ऐसा आप इसको इस तरह से करोगे कि प्राय लोग ऐसा मानते हैं, प्राय लोग ऐसा मानते हैं। इस प्रकार से इसको सही कर सकते हैं। अब आता है सर्वनाम संबंधी। तो हमने देखा प्राय सभी लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है ना, प्राय लोग ऐसा मानते हैं। अब सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध वाक्य दूध में कौन पड़ गया। अब देखिए सर्वनाम, सबका नाम, सर्वनाम संबंधी अशुद्ध से लेकर भी कुछ अशुद्ध है, अशुद्धताएं हो सकती है, आपके समक्ष देख लेने कि दूध में कौन पड़ गया। कौन में तो बड़ी बात हो गई, कौन तो मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कोई जीवित प्राणी है, ठीक है ना, तो जीवित तो दूध में गिरना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यहां पर ये अशुद्धि नजर आ रही है, हम लिखेंगे इसको, ये कंसेप्ट अपने सर्वनाम में पढ़े भी है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूध में क्या पड़ गया, इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। फिर है वह निज में वहां नहीं जाना चाहता। अब इसको किस प्रकार से ठीक रहेंगे, वह स्वयं, वह स्वयं वहां जाना नहीं चाहता, वह जाना, वहां जाना, वह स्वयं वहां जाना नहीं चाहता। इस प्रकार से इसको सही कर सकते हैं। फिर तुम तो आ गए पर आप, पर आपका सामान नहीं है। देखो तुम और यहां पर आप दोनों अलग है, तो यहां पर हम इसको सही इस तरह से करेंगे कि तुम तो आ गए, तुम तो आ गए, तुम्हारा सामान नहीं आया, तुम्हारा सामान नहीं आया। इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। फिर डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था। अब लिखेंगे हम यहां पर कि डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, वह लिखने की आवश्यकता ही नहीं, और डायरेक्ट लिखेंगे डाकुओं, ये जो वह है ये सही नहीं है, डाकुओं का सरदार अली बाबा था। इस प्रकार से इसको सेंटेंस को हम सही कर सकते हैं। फिर है उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है। अभी अपनी जो है यहां पर ड्रॉप लग रहा है मुझे, ठीक है ना, तो यहां पर लिख सकते हैं कि उनकी प्रखर बुद्धि, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, हर काम में प्रकट होती है, हर काम में प्रकट होती है, हर काम में प्रकट होती है। इस तरीके से हम ये जो सर्वनाम शब्द संबंधी अशुद्धियां वाक्यगत हो सकती है उन्हें हम इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे और अशुद्धियों को लेकर बात करते हैं।
नेक्स्ट है क्रिया का प्रयोग। अब क्रिया संबंधी जो अशुद्धियां हैं वो किस प्रकार से वाक्यगत हो सकती है उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहां पर कुछ और एग्जाम्पल है, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो यहां पर आपको वाक्य अशुद्धियां, क्रिया संबंधित वाक्य अशुद्धियों से अवगत करवाएंगे, उन्हें किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं। अब देखिए, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जब अधिक से अधिक पढ़ेंगे, शब्दों से आपका सामना होगा, तब ही जाकर आप इन अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर सकते हैं। तो वाक्य की प्रकृति को देखना और वाक्य की अन्विति को अलग अलग माध्यम से देखने का प्रयास करना है कि वो किस किस माध्यम से वहां पर त्रुटि में है, और उस प्रकार से ही उसको ठीक करना है। अब यहां पे देखिए क्रिया संबंधित अशुद्धियां हैं। पगड़ी ओढ़ कर जाओ। अब पगड़ी ओढ़ी जाती है या बांधी जाती है, सीधी सी बात ये है। तो यहां पर इस तरह से इसको सही करेंगे कि पगड़ी बांध कर आओ, पगड़ी बांध कर जाओ या आओ, ठीक है, जाओ। इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है माला गूंथ लो। अब ये गूंथ लो, इसको हम सही करेंगे इस प्रकार से कि माला गूंथ लो, माला गूंथ लो, इस तरीके से सही होगी, ठीक है। फिर यह लड़का कार हाँक सकता है। अब ये कार को हाँका नहीं जाता, चलाया जाता है, हाँका तो जानवरों को जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको सही कर सकते हैं कि यह लड़का कार चला सकता है, कार चला सकता है, यह लड़का कार चला सकता है, इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। फिर है उसने अपने पांव से जूते निकाले या निकले। अब जूते निकाले नहीं जाते, उतारे जाते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको सही तरीके से लिख सकते हैं कि उसने अपने पांव से जूते उतारे, जूते उतारे, इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। फिर है मैं खेलना मानता हूं। अब देखिए कितनी बड़ी अशुद्धि है, ये क्रिया कितनी अशुद्ध है। यहां पर मानता हूं, खेलने के लिए चाहने का शब्द होगा कि मैं खेलना मैं खेलना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं। फिर है उसे वहां नौकरी पा गई। अब ये कितना अशुद्ध है, देखो, उसे वहां नौकरी मिल गई, इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं, नौकरी मिल गई। फिर है उसने मुझे गालियां निकाली। अब गालियां निकाली नहीं, उसने मुझे गालियां दी, इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। उसने मुझे गालियां दी, इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। नदी पार हो गई, नदी पार हुई नहीं जाती, नदी को पार किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि नदी पार कर ली। तो कहीं ना कहीं में सोचने समझने पर ये मजबूर करते हैं ये अशुद्ध वाक्य। और यहां पर आपको वाक्य की अन्विति को देखना होगा, शब्दों को देखना होगा, अनुपयुक्त शब्दों को देखना होगा, या पुनरुक्ति शब्दों को देखना होगा, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया संबंधी अशुद्धियों को देखना होगा कि कहां पर समस्या है और कहां पर ये सेंटेंस अगर वाक्य गलत दिया गया तो यहां पर कहां पर त्रुटि है। अलग अलग माध्यमों से हम यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन वहां पर आपके समक्ष सिर्फ 2 से 3 प्रश्न होंगे, और उन्हें आप भली बात ही अपने अभ्यास के माध्यम से ही जो है वो सटीक उत्तर तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज उनको सही करना मुश्किल रहेगा। इसलिए अभ्यास करते रहें और बार बार इन कक्षाओं को देखें, उदाहरणों को पढ़ें, तब जाकर ही आप जो है वो सटीक रूप से एक सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
उसने मुझे गालियां दी। अब देखिए नेक्स्ट, और ये क्रिया संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं, हमें यह सावधानी लेनी होगी। अब लेनी होगी, यहां पर ये सेंटेंस कुछ अजीब है, और यहां पर हम लिखेंगे कि हमें यह सावधानी बरतनी होगी। क्या होगा? हमें यह सावधानी बरतनी होगी। इस तरीके से हम इसको जो है वो सही कर सकते हैं। फिर इस पत्र में कहा है कि उसका रूप और व्यवहार बातें सुनकर मन मुग्ध हो गया। अब देखिए बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है ये, इसको किस प्रकार से हम सही कर सकते हैं कि देखिए इसमें कहा है, इस पत्र में कहा है कि, अब यहां पर ये सेंटेंस ध्यान रखें दूसरा है, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है अपने आप में। इस पत्र में कहा है कि, तो पत्र में कहा नहीं जाता, लिखा जाता है। तो यहां पर इसको हम सही करेंगे कि, इस सेंटेंस को मैं यहां लिख रहा हूं, इस पत्र में कहा है कि, इस पत्र में लिखा है कि, इस पत्र में लिखा है कि, इस तरीके से इसको सही करेंगे। ठीक है ना? अब ये सेंटेंस दूसरा है, इन सेंटेंस को यहां पर लिखिए, उसका रूप और व्यवहार बातें सुनकर मनमुग्ध हो गया। अब आपको नहीं लगता कि यहां पर कितनी बड़ी समस्या है? देखिए, तो देखो रूप और व्यवहार तो क्या रहता है, देखा जाता है, और बातें सुनी जाती है। तो तीनों शब्दों के लिए यहां पर जो क्रिया हो रही है वो शून्य की हो रही है, बिल्कुल ही गलत है। तो यहां पर इसको सही करेंगे हम कि उसका रूप और व्यवहार देखकर, उसका रूप और व्यवहार देखकर और उसका रूप और व्यवहार देखकर और बातें सुनकर, और बातें सुनकर मन मुग्ध हो गया, मन मुग्ध हो गया। ओके, इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। फिर है, घर में कैसा वातावरण उपस्थित है। अब वातावरण उपस्थित, वातावरण कह दिया तो पर उपस्थित लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है ना? इसको हम सीधा डायरेक्ट यही कहेंगे कि घर में कैसा वातावरण है, घर में कैसा वातावरण है, डायरेक्ट ही लिखेंगे हम, घर में कैसा वातावरण है। फिर है, वह विलाप करके रोने लगा। विलाप में ही रोना आ गया। विलाप का मतलब होता है कि बोलते हुए रोना। ठीक है ना? बस ये है। तो विलाप करके रोने लगा, विलाप और रोना दोनों ही शब्द अलग अलग है, और दोनों की एक साथ में आवश्यकता नहीं है, अर्थात विलाप करने में ही रोना आ गया। ठीक है ना? दोनों शामिल है एक में ही, क्रिया संबंधी अशुद्धि यहां पर। और यहां पर लिखेंगे कि वह विलाप करने लगा, वह विलाप करने लगा। इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। ये कुछ अशुद्धियां हैं और क्रिया संबंधी देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मित्रों। अब उम्मीद है कि आप इसको भली बात समझ पा रहे होंगे। जितने भी प्रकार की अशुद्धियां मैंने आपको बताई है, यहां पर मैंने क्रिया से संबंधित आपको तमाम उदाहरण बताए, किस किस प्रकार से आपके समक्ष प्रश्न जो है प्रस्तुत हो सकते हैं। अब है मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। देखिए, अशुद्ध वाक्य है, मुहावरे संबंधी कुछ अशुद्धियां भी यहां पर प्रस्तुत हो सकती है।
इसमें पहला सेंटेंस है कि हमारे देश के लिए जान पर कुर्बान हो गया। जान पर कुर्बान हो जाना, ये एक यहां पर सेंटेंस जो है वो मुहावरा एक गलत सिद्ध हो रहा है। जान पर कुर्बान हो जाना, ठीक है ना, तो ये वो जान पर कुर्बान नहीं हो जाते। इसको अपन सही इस तरह से करेंगे कि हम पहले तो यहां पर लिख दूं मैं शुद्ध वाक्य। हम देश के लिए जान पर खेल जाएंगे। जान पर खेल जाएंगे, इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। फिर है घर से बाहर आओ तो तुम्हें मजा दिलाऊं। अब मजा दिलाऊं, ठीक है ना कहीं ये अनुपयुक्तता लग रही है, सही नहीं लग रहा है। इसको हम सही इस तरह से पकड़ेंगे कि घर से, ये यहां पर सही नहीं है। घर से बाहर आओ, घर से बाहर आओ तो, घर से बाहर आओ तो तुम्हें मजा चखाऊं। इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर है उससे पर घड़ों पानी गिर गया। अब ये कहीं ना कहीं सेंटेंस जो है अनुचित प्रतीत हो रहा है। इसको हम करेंगे उस पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ गया, ठीक है ना। इस तरीके से इसको हम सही कर सकते हैं। उसका सिर शर्म से उड़ गया। अब बिल्कुल ही गलत, ये गिरना बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इसको हम कैसे सही करेंगे कि उसका सिर शर्म से झुक गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। नौकरी पाने के लिए वह नाक घिसता फिरता है। ये बिल्कुल यहां पर जो है बिल्कुल अनुपयुक्त शब्द है। एक मुहावरे के माध्यम से यहां पर अशुद्धि बिल्कुल नजर आ रही है। तो यहां पर लिखेंगे नौकरी पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए वह नाक रगड़ता फिरता है। नाक रगड़ता फिरता है। इस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। नौकरी पाने के लिए वह नाक रगड़ता फिरता है। अपने दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ती हो। अब कोई मोती थोड़ी है जो जड़े जा रहे हैं, दोष है। तो दोस्त को मरना कहलाता है, जड़ना नहीं आता, मोती जड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये शब्द यहाँ पर अनुपयुक्त है मुहावरे के माध्यम से। तो इसको अपन सही इस तरह से कर पाएंगे कि अपने दोष दूसरों के सिर, अपने दोष दूसरों के सिर क्यों मरती हो। इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। तो ये कुछ मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है। आपको इनकी प्रकृति पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। देख लें इन्हें, फिर आगे चलते हैं। तो इस प्रकार मित्रों हमने यहां पर देखे मुहावरे संबंधी अशुद्धियां, और उम्मीद है कि आज हमने तमाम वाक्यगत अशुद्धियों को लेकर दो प्रकार से पद प्रयोग और वाक्य
स्तर पर जो जिस प्रकार की त्रुटियां प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर देखी जा सकती हैं, उनमें सभी प्रकारों को भली भांति तमाम उदाहरणों के माध्यम से पुष्ट करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न से संबंधित कोई अशुद्धियां आपके समक्ष प्रस्तुत होती है तो आप उनको भली भांति देखते हुए सटीक आंसर तक पहुंच पाएंगे। लगातार अभ्यास करते रहें और अपने आप को मजबूत करते रहें इन कक्षाओं के माध्यम से। मित्रों, सर्दी बहुत अधिक पड़ रही है, अपना ध्यान रखें और लगातार जो है सर्दी ध्यान रखें कि सर्दी में पढ़ने का समय बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप अधिक से अधिक समय जो है एक जगह बैठकर आराम से अपने आप को एकाग्र करके पढ़ सकते हैं। तो इस समय का सदुपयोग करें लगातार और लगातार अभ्यास करते रहें इस प्रकार के बिंदुओं को लेकर। तो लीजिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।